पार्ट आता है, हम क्रिएट करते हैं रिपोर्ट्स को। तो दिस इज द फर्स्ट व्यू इन इन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन रिपोर्ट व्यू। हाउ वी प्रोसीड, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले हम गेट डेटा पे गए, गेट डेटा के थ्रू हमने डेटा फेच किया, उस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, मैनिपुलेशन करना है, तो हमने पावर क्यूरी एडिटर की हेल्प ली। देन पावर क्यूरी एडिटर से हमने डेटा को लोड किया पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। देन हमने रिलेशनशिप बनाई मॉडल व्यू में, एंड नाउ वी आर इन अ रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स क्रिएट करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस विजुअल। सो दिस इज द कैनवास, सो आई विल जस्ट मेक अ फर्स्ट विजुअल। यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन पेन है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल विजुअल्स है, ठीक है। सो इन विजुअल्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टैक बार चार्ट। तो बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट ये एक टाइप है विजुअल्स के, और उनमें ये सब टाइप्स यहाँ पे दी है, जैसे कि स्टैक बार चार्ट या स्टैक कॉलम चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस बार चार्ट को लूँ एंड आई जस्ट इस ईयर को मैंने लिया वाई एक्सिस में, आई विल टेक order quantity from my transaction table, which is nothing but a sales table. तो ये विजुअल मुझे शो कर रहा है 17, 16 एंड 15 के लिए ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो ये एक विजुअल जो मैंने अभी बनाया, ये एक बार चार्ट है। अगर विजुअल्स के जो ये लाइंस है, मैं इसको लाइंस बोल रहा हूँ, ये अगर हॉरिजेंटली है एंड आपने एनालिसिस किया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब जो फील्ड है न्यूमेरिक फील्ड आपने डाली हुई एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने कैटेगरी पुट की हुई है। तो अगर ऐसा रहेगा ये बार्स, तो इसको हम जो हॉरिजेंटली रहेंगे ये कॉलम्स, तो उनको बार्स बोलते हैं, इसलिए इसको बार चार्ट बोला जाता है। यही सेम विजुअल अगर मैं ऐसे बनाऊँ, लेट्स आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस विजुअल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने कॉपी पेस्ट किया विजुअल को, और इनकी जो एक वाई एंड एक्स एक्सिस की पोजीशन है ये चेंज कर लो। मैंने एक्स एक्सिस की जगह पे डाला ईयर को, ऑर्डर क्वांटिटी को डाला यहाँ पे, ठीक है। और इसको लेट्स से मैंने किया इस विजुअल्स को मैंने यूज किया एज अ कॉलम चार्ट। 6 ईयर, तो सेम जो विजुअल है वो ऐसे बन रहा है। ये कॉलम्स वर्टिकली है, तो इनको बोला जाता है कॉलम चार्ट्स। बार चार्ट्स में ये कॉलम हॉरिजॉन्टली रहेंगे, इसलिए बार चार्ट बोला जाता है। वर्टिकली अगर है तो कॉलम चार्ट बोला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। बाकी विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों विजुअल्स आपको सेम इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन एक का हॉरिजॉन्टल है, एक का वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो बार चार्ट, वर्टिकल है तो कॉलम चार्ट। तो इसी विजुअल्स के बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट्स के ये मल्टीपल सब टाइप्स दिए हुए हैं कि स्टैक बार चार्ट। स्टैक मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चार्ट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये स्टैक कॉलम चार्ट लिया हुआ है, तो ये स्टैक कॉलम चार्ट में मैंने वाई एक्सिस पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाली है। तो लेट्स से मैं कोई और एक न्यूमेरिक फील्ड ले रहा हूँ सेल्स फैक्ट के अंदर से, या लेट्स से रिटर्न रिटर्न का जो अपना टेबल है, रिटर्न के टेबल से मैं एक फील्ड ले रहा हूँ रिटर्न की क्वांटिटी। वेयर इज दिस रिटर्न का टेबल, यहाँ पे भी अपने पास रिटर्न की क्वांटिटी है, ये रिटर्न की क्वांटिटी, इसको मैंने ड्रैग करके डाला यहाँ पे।
तो ये विजुअल अगर मैं फोकस मोड पे लूँ, फोकस मोड मतलब फुल स्क्रीन मोड पे लूँ, तो देखो सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी एंड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। तो रिटर्न क्वांटिटी के लिए ये ब्लू है और देन ऑर्डर क्वांटिटी के लिए डार्क ब्लू है। तो ये पार्टीशन के फॉर्म में दिखेगा मुझे, एक दूसरे के ऊपर जो फील्ड्स रहेंगी जिनको मैंने एनालाइज किया है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगी। स्टैकिंग मतलब जैसे हम अपेंड बोलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते ही चीज़ें, तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है स्टैक चार्ट। अगर आप बारीकी से विजुअल्स को देखोगे तो विजुअल्स को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये स्टैक है, एक दूसरे के ऊपर अपेंड जैसा दिखाया है। सेम वे यहाँ पे देखो क्लस्टर कॉलम चार्ट लिखा है। इसका क्या मतलब है, अगर इस विजुअल को मैंने सेलेक्ट किया है एंड आई कन्वर्ट दिस इनटू क्लस्टर कॉलम चार्ट, तो जो ऑर्डर क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रही थी रिटर्न की एंड ऑर्डर की, वो अभी एक साइड बाय साइड दिखेंगी अलग अलग कॉलम्स के फॉर्म में। तो इसको बोला जाता है क्लस्टर। जैसे कॉलम चार्ट के लिए वैसे बार चार्ट के लिए क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट। ठीक है, ये समझ में आया, बार चार्ट कॉलम चार्ट। यस सर। देन नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने अभी स्टॉक मार्केट देखा होगा, राइट? स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ होता है, अप एंड डाउन होता है, वो एक लाइंस के फॉर्म में होता है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर पीरियड में देखना है कि मेरी जो फील्ड है जिसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे मुझे देखना है, जैसे मैंने ईयर वाइज मैंने देखा है, तो इंस्टेड ऑफ ईयर जैसे मैंने यहाँ पे कैलेंडर से मैंने मंथ नेम को लिया यहाँ पे और मैंने मंथ नेम को यहाँ पे पुट किया, राइट? तो रिटर्न क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी के मल्टीपल ग्राफ्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसी को अगर मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया तो उन दोनों जो जो फील्ड्स के ग्राफ बन, जो बार्स एंड कॉलम्स बन रहे थे, उनकी लाइंस के फॉर्म में मुझे वो रिजल्ट देगा कि लाइंस दिखाएगा। तो लाइंस में मुझे क्या पता चला कि जैसे कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट है जुलाई में, तो ये मुझे एक ट्रेंड दिखाता है। सो बेसिकली व्हेन यू वांट टू शो अ ट्रेंड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, देन यू यूज अ लाइन चार्ट्स। ठीक है, तो मल्टीपल चार्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे इन चार्ट्स को, तो मैं वैसे आपको इन चार्ट्स के रिगार्डिंग बताता जाऊंगा। प्लस मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है विजुअल्स के रिगार्डिंग। उस विजुअल्स को हम चूज़ कैसे करें, कौन सा विजुअल कब सेलेक्ट करें, इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन भी है। उस विजुअल के पीपीटी के थ्रू भी हम गो थ्रू करेंगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा वैसे। बट लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल रिपोर्टिंग। हम रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू नो or get to know that how we selecting the visuals and how we putting the values into that particular visuals to create that visuals in the canvas. ठीक है, so I'll just remove this and let me create a one visual over here which showing me कि कैटेगरी वाइज मुझे मेरी ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक विजुअल है ट्री मैप का। तो इस ट्री मैप के विजुअल को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। सो ये विजुअल क्या करता है, लेट मी पुट अ कैटेगरी ओवर हियर एंड आई विल शो यू। तो मैं इसकी कैटेगरी में डाल रहा हूँ मेरा कैटेगरी नेम। बेसिकली आई वांट टू सी कि कौन सी कैटेगरी की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है। एंड ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा कॉलम है वो है मेरा सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर। सो आई विल ग्रैब दिस ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम एंड आई विल पुट इन अ वैल्यूज सेक्शन। तो देखो यहाँ पे एक जो ग्राफ बन के जो आया है, यहाँ से आपको क्या एनालाइज होता है कि जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहेगी उसका जो बॉक्स बन के आएगा ये रेक्टेंगल, वो बड़ा रहेगा। तो एक्सेसरीज का यहाँ पे रेक्टेंगल सबसे बड़ा रह रहा है। यहाँ पे मैंने होवर भी किया है इस विजुअल के ऊपर, तो देखो दिखाएगा कि कैटेगरी नेम एक्सेसरीज है, ऑर्डर क्वांटिटी आपको 122795 दिखा रहा है एक्सेसरीज की। बाय सीइंग दिस विजुअल डायरेक्टली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, कि एक्सेसरीज की ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो ट्री मैप विजुअल क्या करता है, आपको हेरार्किकल डेटा को शो करने के लिए प्रॉपरली शो करता है। लेट्स से कि आपको कभी कभी ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैटेगरी नेम है, राइट? तो लेट्स से अभी 3 कैटेगरी है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन लेट्स से मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, जैसे सब कैटेगरी, मल्टीपल सब कैटेगरीज है। तो कैटेगरी नेम की जगह पे अगर मैंने सब कैटेगरी नेम यहाँ पे पुट किया, तो देखो
ये बाकी के जो छोटे छोटे बॉक्स बन के आ रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशंस मुझे तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैं इस चार्ट से ये एनालाइज कर सकता हूँ कि हाईएस्ट जो मेरी सब कैटेगरी है जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है वो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब इस ग्राफ को देख के आपको तुरंत हाईलाइट हो जाएगा या क्लिक हो जाएगा कि टायर एंड ट्यूब्स इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी की ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। कि कभी कभी हमें एनालिसिस में ये चीज़ें करनी पड़ती है कि जैसे मुझे पर्टिकुलरली जो बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे हाईलाइट करना है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जिनका एकदम से ऑर्डर क्वांटिटी कम है उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मुझे हाईलाइट करनी है जो टॉप के परफॉर्मेंस वाले हैं उनको। तो यहाँ पे टायर एंड ट्यूब्स हाईलाइट हो रहा है, बॉटल एंड केजेस हाईलाइट हो रहा है, हेलमेट्स एंड रोड बाइक्स एंड ये तीन कैटेगरी तो थोड़ी सिमिलर लग रही है। सो बेस्ड अपॉन द विजुअल्स में थोड़ा मुझे आइडिया आ जाएगा कि टायर एंड ट्यूब्स मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है इसका, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। सो ये ट्री मैप विजुअल्स हम मल्टीपल यूज केसेस के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेरारकिकल डेटा मैंने बताया आपको कि ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, दिस इज कॉल्ड हेरारकी। वैसे एक हेरारकी हमारे पास यहाँ पे भी है। जैसे ऑर्डर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है एंड प्रोडक्ट है। तो मैं इस कैटेगरी में वो हेरारकी पुट कर रहा हूँ। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी नेम जो है इसमें से मैं कैटेगरी नेम डाल रहा हूँ ऊपर, जैसे इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। एंड अभी जैसे मैंने कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम डाला तो ये विजुअल मुझे पहले शो कर रहा है कैटेगरी के बेसिस पे। बट जैसे ही ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे ड्रिल अप ड्रिल डाउन, उनको हम देखेंगे बाद में। बट मैं बस अभी आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ट्री मैप विजुअल किस काम के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड बाइक्स, मुझे ये कैटेगरी वाइज अभी ऑर्डर क्वांटिटी शो कर रहे हैं। मुझे अभी सब कैटेगरी वाइज देखना है। तो मैं यहाँ पे ये जो लास्ट वाला बटन है इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे सब कैटेगरी वाइज दिखाएगा। वापस मैं अप क्लिक किया तो वापस कैटेगरी वाइज दिखाएगा। अगेन अगर मैंने इस ड्रिल डाउन बटन को एक्टिवेट कर दिया यानी मैंने बस एक्सेसरीज के ऊपर क्लिक कर दिया तो सिर्फ एक्सेसरीज की ही ऑर्डर क्वांटिटी, एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरीज मुझे शो करेगा। अगर मैंने ड्रिल अप किया और मैंने क्लोथिंग के ऊपर क्लिक किया तो क्लोथिंग के अंदर वाली ही सब कैटेगरी बस दिखेगी, बाकी की सब कैटेगरीज नहीं दिखेंगी मुझे। बाइक्स के ऊपर क्लिक किया तो बाइक्स के अंदर की जो सब कैटेगरीज है वही सब कैटेगरीज मुझे इस विजुअल में दिखेंगी। तो ये तो ड्रिल अप ड्रिल डाउन के ऑप्शन है। बट मुझे आपको शो ये करना है कि जो ट्री मैप विजुअल है बेसिकली बेस्ड अपॉन अ साइज ऑफ द रेक्टेंगल वो आपको इंफॉर्मेशन पुट करता है, शो करता है। ठीक है। सो आई क्रिएट दिस फर्स्ट विजुअल विच इज नथिंग बट अ ट्री मैप विच शोइंग मी कि कैटेगरी वाइज मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो वैल्यूज का सेक्शन है इस वैल्यूज के सेक्शन में मैंने एक न्यूमेरिक कॉलम जो था सेल्स के टेबल में, जैसे न्यूमेरिक कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये देखो जैसे ये रिटर्न क्वांटिटी का है तो यहाँ पे ऐसे एक सिंबल है। ठीक है, एक समेशन जैसा एक सिंबल है। तो ये सिंबल जो जो न्यूमेरिक कॉलम्स रहेंगे ना उनके सामने ये सिंबल्स रहेंगे, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो कॉलम है ये एक न्यूमेरिक कॉलम है। जैसे ऊपर वाला ये रिटर्न डेट का जो कॉलम है, देखो यहाँ पे एक कैलेंडर जैसा सिंबल बना हुआ है तो ये एक डेट का कॉलम है। ठीक है, ये भी डेट का कॉलम है, ये स्टार्ट ऑफ द वीक भी डेट का कॉलम है, ये मंथ नंबर जो है ये एक न्यूमेरिक कॉलम है। टेक्स्ट कॉलम के सामने कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। बट जो कॉलम्स न्यूमेरिक है, जो डेट है, उनके सामने ऐसी चीज़ें हाईलाइट होके आएगी। तो हमें अंडरस्टैंड होता है कि ये जो कॉलम है ये कॉलम किस डेटा टाइप का डेटा इसके अंदर है, न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है या डेट है। राइट। सो इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे मैंने सेल्स फैक्ट के टेबल का ये ऑर्डर क्वांटिटी जो था, इस ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने वैल्यूज के सेक्शन में जैसे पुट किया तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे उसने एडअप कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पावर बीआई का सम होता है। वो क्या करता है कि न्यूमेरिक कॉलम अगर आप ड्रैग करते हो डायरेक्टली वैल्यूज के सेक्शन में तो वो उसका सम लेता है। लेकिन ये बिहेवियर आपको चेंज करना रहेगा, आपको सम नहीं चाहिए, आपको उस कॉलम की एवरेज चाहिए, कॉलम का काउंट चाहिए। तो आप ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे छोटा सा है इस पर क्लिक करके
चेंज कर सकते हो बिहेवियर, आप एवरेज कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, काउंट ले सकते हो उसका डिस्टिंक्ट, या सिर्फ काउंट लिख सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास ये जो एग्रीगेटेड फंक्शंस है वो फंक्शंस को चूज करने के लिए। बट यहाँ पे ऑलवेज हम इस वे से नहीं जाते, हम क्या करते हैं वैल्यूज के सेक्शन में न्यूमेरिक कॉलम डायरेक्टली ड्रैग नहीं करते, हम उनका मेजर बनाते हैं। अभी ये मेजर जो कंसेप्ट है, मेजर मतलब पावर बीआई में हमें कैलकुलेशंस अगर करना है तो कैलकुलेशंस हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन दैट इज डैक्स लैंग्वेज उसको यूज करके हम ये कैलकुलेशंस बनाते हैं, जिसको हम मेजर्स बोलते हैं या कैलकुलेटेड कॉलम्स बोलते हैं। तो ये डैक्स लैंग्वेज मेजर्स या कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए बनाने के लिए यूज होती है। तो वो कैसे उसको बनाए, हम कैसे सीखे उसको। तो जैसे हम एक्सेल में अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कॉलम है, लेट मी ओपन एक्सेल एंड शो यू। एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो सिमिलर ही है पावर बीआई में, डैक्स में कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा है यहाँ पे। हम जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डैक्स लैंग्वेज के वो देखेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 1 2 3, ये मेरे पास अभी 7 रो है मेरे पास। अगर मुझे यहाँ पे बोला कि मुझे इन इन रोज की मुझे सम निकालनी है, तो एक्सेल में हम कैसे सम निकालते हैं इसकी, नॉर्मली हम क्या करते हैं एक फॉर्मूला लगाते हैं, राइट, इज इक्वल टू सम, एंड हम ये नंबर की रेंज सेलेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सम चाहिए, राइट। ऐसे ही करते हैं हम सम बराबर एक्सेल में। हेलो। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सम करने के लिए हमने ये सम फंक्शन यूज किया, राइट। वैसे सेम पावर बीआई में किसी कॉलम का सम करना रहेगा तो मैं सम फंक्शन यूज करूँगा। सो लेट्स क्रिएट वन मेजर एंड अंडरस्टैंड हाउ मेजर्स आर क्रिएटेड इन पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सो मेजर को क्रिएट करने के लिए आप कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। उस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन आएगा ऊपर, न्यू मेजर, न्यू टेबल, न्यू कॉलम। और ये जो आपने जो टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसकी 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो भी आपको ऑप्शंस आएंगे, न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू क्विक मेजर वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो आप आइदर वे यहाँ से राइट क्लिक करके ले सकते हो या उस कोई भी कॉलम्स को सेलेक्ट करके न्यू मेजर्स यहाँ पे आप बना सकते हो। तो मैं जैसे ये ऑप्शन से जा रहा हूँ न्यू मेजर में, इस न्यू मेजर को मैंने क्लिक किया, मैंने जो टेबल सेलेक्ट किया है वो उस टेबल के अंदर वो मेजर क्रिएट होने वाला है। ठीक है, सेल्स फैक्ट मैंने सेलेक्ट किया था और न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया तो सेल्स फैक्ट के अंदर यहाँ पे वो मेजर क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे मेजर नाम आया हुआ है और ये कैलकुलेटर जैसा सिंबल आया है, ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज मेजर। ये कोई कॉलम नहीं है या न्यूमेरिक कॉलम नहीं है या कोई डेट का टेबल नहीं है या कॉलम नहीं है, ये एक मेजर है। तो मेजर को बनाने के लिए लेट्स से यहाँ पे देखो एक एक फॉर्मूला बार आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेजर बाय डिफॉल्ट, मेजर का नाम वो जो डिफॉल्ट नेम होता है वो मेजर है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसको और मैं इस मेजर को नाम दे रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालनी है, जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है इस सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर उस कॉलम की मुझे सम लेनी है। ठीक है, तो अगेन जैसे हमने एक्सेल में सम का फंक्शन यूज किया था, यहाँ पे भी सम का फंक्शन है बट कुछ पैरामीटर्स अलग है थोड़े से यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं टाइप करूँगा सम। तो देखो सम रिलेटेड जितने फंक्शंस अवेलेबल होंगे पावर बीआई में वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आपके पास आएंगे। तो आपने सेलेक्ट किया सम। अगेन दूसरा ये जो पॉपअप आपके सामने आ रहा है कि सम के अंदर आपको एक कॉलम का नाम पास करना है, जिस कॉलम का आपको सम लेना है वो कॉलम का नाम आपको पास करना है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप जब भी फॉर्मूला टाइप करने जा रहे हो तो भी आपको फॉर्मूले के रिगार्डिंग सजेशन दे रहा है कि आप कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहते हो, आप चूज कर रहे हो। अगेन फॉर्मूला डालने के बाद वो फंक्शन यूज करने के बाद या सेलेक्ट करने के बाद अगेन दूसरी पॉपअप आ रही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर कौन सी वैल्यूज पुट करनी है।
जैसे कि ये फंक्शन सम का फंक्शन बोलता है कि आप सम के अंदर उस फंक्शन के अंदर कॉलम का नाम पास करो जिस कॉलम का आपको सम लेना है। तो ये जो पॉपअप इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इसको पावर बीआई में बोलते हैं इंटेलिसेंस, जो हमें डैक्स लिखने में हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं इंटेलिसेंस पावर बीआई की लैंग्वेज में। तो मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम पास करना है, तो सम जो फंक्शन है उसके अंदर कॉलम्स, मेरे पास जितने कॉलम्स नेम रहेंगे वो सारे कॉलम्स की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। अभी हमें इंटरेस्ट किस में है, हमें इंटरेस्ट है सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर का जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है उसमें। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेल्स टाइप करूँ तो सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर के कॉलम्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे। हमें चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम, तो उस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया। ये देखो ये सम का जो ब्रैकेट था ये ब्रैकेट यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया और सिंपली आई विल हिट इंटर। मैंने इंटर किया, ये मेजर क्रिएट हुआ, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर। मैंने इस मेजर को सेलेक्ट भी किया, इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर मेजर में ये फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है। वो फॉर्मूला दिखाएगा, मेजर इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, कि आपने एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स से ये पर्टिकुलर विजुअल जो है जिसमें हमने क्या किया था, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी में हमने ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम था उसको डायरेक्टली ड्रैग किया था यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में। तो वैसा ना करते, लेट्स से मैंने इस विजुअल की अगेन कॉपी ली और लेट्स से मैंने कैटेगरी नेम ही रखा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इस वैल्यूज के सेक्शन में ये जो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है इसको मैंने रिमूव कर दिया और इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम मैं इस मेजर को अभी इस वैल्यूज के सेक्शन में ड्रैग कर रहा हूँ, जो अल्टीमेटली मुझे इस ऑर्डर क्वांटिटी की सम ही दे रहा है। दोनों जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको सेम मिलेगी। एक्सेसरीज, एक्सेसरीज क्लोथिंग 26700, 26700, bikes 25307, this bikes also 25307. So whenever we want to do a calculations in Power BI desktop applications, uh, we not directly grab those particular columns and directly drag into the particular required sections. Whatever we prefer is we create a DAX or we create a measures and put those measures in a values section. We always put columns or numeric columns or measures in a values section. ये values के section में हम put करते हैं measures को, ताकि उस measure को हम analyze करें on the basis of इस category। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए मेजर्स की रिगार्डिंग कि मेजर्स क्या है। हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि डैक्स एक्सप्रेशन जो है वो डैक्स एक्सप्रेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। अलग अलग उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर बनाया वो इस सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर है। अभी इस मेजर को अगर आपने बारीकी से देखा तो इसमें तीन टाइप है, तीन मतलब तीन अलग अलग पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट आता है उस मेजर का नाम जो मैंने दिया हुआ है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसका नाम दिया है मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट जो मेजर का नाम है। सेकंड पार्ट आता है इक्वल टू साइन। इस इक्वल टू साइन ही आप इन दोनों नाम को और फंक्शन को सेपरेट करना है, तो सेकंड पार्ट आता है इक्वल टू साइन। देन थर्ड पार्ट आता है आपने कौन सा फंक्शन यूज किया हुआ। इसको आप सिंटैक्स भी बोल सकते हो कि इस सम फंक्शन का सिंटैक्स है ये। सो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द मेजर नेम, सेकंड वन इज द इक्वल टू साइन, थर्ड वन इज द सिंटैक्स और द फंक्शंस वी यूज। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने डाला हुआ है ये पैरामीटर है। पैरामीटर इन द सेंस कि उस फंक्शंस के अंदर कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर मैंने कॉलम का नाम डाला हुआ है। जब ये कॉलम का नाम मैंने डाला तो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सबसे पहले आया हुआ है सेल्स फैक्ट, मतलब टेबल का नाम आया है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम आया हुआ है। सो कॉलम की जो आइडेंटिटी होती है, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि लेट्स से मैंने सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी बोला आपको कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है, बट आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम कहाँ पे है। आप टेबल का रेफरेंस लोगे ना, जब आप बोलोगे कि सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम,
तो पर्टिकुलरली मैं ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम को देखने के लिए सेल्स फैक्ट टेबल में ही जाऊंगा। मतलब ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है या किसी भी टेबल के अंदर के जो कॉलम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी किससे होती है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान उनकी उस पर्टिकुलर टेबल के नाम से होती है। वो हम जो जैसे टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स है तो हम कॉलम्स के नाम से उस टेबल को नहीं जानते, हम टेबल के नाम से जानते, राइट। जैसे सेल, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा कॉलम है, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर टेबल व्यू में मैं गया यहाँ पे और लेट से मैंने ये टेरिटरी डीम का टेबल सेलेक्ट किया। तो इस टेरिटरी डीम में मेरे पास ये 4 कॉलम है। टेरिटरी की है, रीजन है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। तो मैं इस टेबल को इस कॉलम के नाम से नहीं पहचानता, मैं इस टेबल को इस टेबल के नाम से पहचानता हूँ। ये टेबल है तो ये कॉलम से, राइट। टेबल है तो ये कॉलम से। सिर्फ आप कॉलम्स नहीं रख सकते ना, आपको टेबल को नाम देना ही पड़ेगा। तो कॉन्टिनेंट, अगर मैं सिर्फ कॉलम का नाम बोलूँ कॉन्टिनेंट, तो आप पूछो, आप बोलोगे कि कॉन्टिनेंट मतलब कौन सा टेबल है। तो हम टेबल्स में पहले इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि टेबल्स ही पहचान होता है उन कॉलम्स की, क्योंकि वो कॉलम उस टेबल के अंदर होते हैं। इसीलिए हमेशा मेजर्स में जब या कैलकुलेटेड कॉलम्स में जब अपन कॉलम्स का रेफरेंस लेता है तो कॉलम्स ऑलवेज कम विथ टेबल नेम एंड कॉलम नेम। ऐसे हमेशा कॉलम्स आप जब भी कॉलम्स कैलकुलेशंस में लोगे तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा और वो ऐसे ही आएंगे। टेबल का नाम आएगा देन उस कॉलम का नाम आएगा, ठीक है। तो टेबल या कॉलम्स के नाम ऐसे आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये सेल्स फैक्ट के अंदर ये कॉलम्स के नाम है और यहाँ पे मैंने अभी ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर बनाया था। बट ये मेजर जो है, ये मेजर किसी कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे बना नहीं है, वो बस एक फॉर्मूला है। तो उसको मैं सेल्स फैक्ट टेबल में स्टोर करूँ या किसी और टेबल के अंदर उसको रखूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर। जैसे ये कॉलम इस टेबल के अंदर इसका पार्ट है, वैसे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इस सेल्स फैक्ट का कोई पार्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल एक फॉर्मूला है बस। तो वो एक किसी टेबल रिलेटेड नहीं होता, आप किसी भी जगह पे उसको स्टोर कर सकते हो। इसीलिए हम जो मेजर्स होते हैं या जो कैलकुलेशंस होता है जो मेजर्स के फॉर्म में हम बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक अलग से एक टेबल बनाते हैं, डमी टेबल, और उसमें ये कैलकुलेशन स्टोर करते हैं। जैसे मैं डमी टेबल बना रहा हूँ अभी यूजिंग टेबल फंक्शन। जैसे टेबल टूल्स में गया मैं, यहाँ पे मैंने न्यू टेबल किया। न्यू टेबल जो है वो अगेन जैसे मेजर की जो फंक्शंस, जैसे ये विंडो ओपन होती है फंक्शंस पुट करने के लिए, वैसे ही विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यू मेजर है। दूसरा एक टेबल बनाने का तरीका है इंटर डेटा का। जैसे मैं इंटर डेटा को पुट करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे एक मैन्युअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम मैन्युअली वैल्यूज डाल सकते हैं, कॉलम्स के नाम डाल सकते हैं और वैल्यूज डालते थे डमी टेबल बनाने के लिए। ये ऑप्शंस पावर बीआई में होता है। जैसे मैं एक क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, एक डमी टेबल बना रहा हूँ, मैं कॉलम्स को कॉलम 1 ही रख रहा हूँ बस, और यहाँ पे टेबल को नाम दे रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। ऐसे ये एक डमी टेबल बना रहा हूँ मैं जिसमें कोई डेटा नहीं है और इसको मैं डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशंस का जो टेबल है ये लोड हो रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। अगर मैंने डेटा व्यू में उस टेबल को सेलेक्ट किया, कैलकुलेशन वाले, ये वाला टेबल, इसको मैंने अगर सेलेक्ट किया, सी यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, बस कॉलम 1 जो हेडर का नाम था एक कॉलम के अंदर, क्योंकि टेबल बना है तो उस टेबल में एक कॉलम तो रहेगा तभी वो टेबल बन सकता है। ऐसा कोई टेबल नहीं होता है जिसके अंदर कोई कॉलम ही नहीं है, राइट। ऐसा टेबल आप बना ही नहीं सकते जिसमें कॉलम नहीं, आपको एक कॉलम तो रखना ही पड़ेगा तभी उसको टेबल कह सकते हैं। तो ये कॉलम 1 है उस टेबल में जिसमें कुछ डेटा नहीं है ना। हो जो सेल्स फैक्ट टेबल में हमने जो मेजर बनाया था टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, उसको मुझे शिफ्ट करना है इस कैलकुलेशंस के टेबल के अंदर। तो उसके लिए ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक होम टेबल करके बटन है, यहाँ पे अभी है सेल्स फैक्ट का टेबल, जिस टेबल में वो हमने बनाया था उसको मुझे शिफ्ट करना है कैलकुलेशन के टेबल में।
तो मैं यहाँ पे होम टेबल जो है वो कैलकुलेशन कर दूंगा। नाउ यू सी सर कैलकुलेशंस के टेबल के अंदर ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ से वो निकला और यहाँ पे जाके स्टोर हुआ। ठीक है, तो इसके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टिल आप सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसके परफॉर्मेंस पे या वैल्यू पे या कैलकुलेशंस पे कोई असर नहीं है। तो मेजर्स आप किसी भी टेबल्स में स्टोर कर सकते हो, उसको किसी भी टेबल से किसी दूसरे टेबल में मूव कर सकते हो। बट वैसे कॉलम्स का नहीं होता, कॉलम उसी टेबल्स में रहते हैं, वो मूव नहीं होते एक दूसरे की जगह। हाँ, उसका आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो दूसरे टेबल्स के अंदर, बट जो मेन कॉलम है जिसकी कॉपी आपने बनाई है वो उसी टेबल में रहता है, वो कहीं पे मूव नहीं होता। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हुआ जो मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट हो? हेलो। हाँ सर, हम मेजर क्यों करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है क्या मेजर करना हर रिपोर्ट में? यस, मेजर्स जो होते हैं, मेजर्स हमें कैलकुलेशंस बनाना पड़ता है, लॉजिक बिल्डअप करना पड़ता है ना। जैसे ऑलवेज कोई सिंपल कैलकुलेशन नहीं होगा पावर बीआई के अंदर, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बनाना पड़ेगा, या जो भी सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन भी अगर आपको करना है। जैसे आपको ये विजुअल बनाना है, ये ऑर्डर क्वांटिटी का और कैटेगरी नेम का आपको विजुअल बनाना है, और वैल्यूज के सेक्शन में आपने अगर डायरेक्टली ऑर्डर क्वांटिटी का जो आपका कॉलम है उसको ड्रैग किया तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है जो इस केस में हमें मिला था। हमने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम को डायरेक्टली ड्रैग किया था। बट बेस्ट प्रैक्टिस बोलती है कि आप कॉलम को ऐसे ड्रैग मत करो, आप उसका मेजर बनाओ, कैलकुलेशंस बनाओ एंड देन उसको यूज करो एज यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, आपको अगर इन फ्यूचर दूसरे कैलकुलेशंस में इस ऑर्डर क्वांटिटी का जो सम है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी या इसकी वैल्यू आपको चाहिए होगी कैलकुलेशंस में, देन आपको ये कॉलम वहाँ पे काम नहीं आएगा। आपको उसका अगेन फंक्शन सम फंक्शन यूज करके वो कैलकुलेशंस में वापस यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का एक मेजर बना रहे हैं कैलकुलेशंस फॉर्मूला। एंड अगर इन फ्यूचर किसी दूसरे मेजर में दूसरे कैलकुलेशंस में हमें वो यूज करना रहेगा तो हम डायरेक्टली उस मेजर को यूज कर सकते हैं वहाँ पे कैलकुलेशंस में। इसलिए डैक्स जो है वो पावर बीआई में इंपॉर्टेंट है, डैक्स आपको समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डैक्स नहीं आया तो पावर बीआई सीख के कुछ फायदा नहीं है आपका। ठीक है, सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है पावर बीआई, पावर बीआई के अंदर डैक्स भी है, डैक्स इंपॉर्टेंट है। और ये तुरंत नहीं आएगा, ये थोड़ा आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल डेटा सेट, मल्टीपल क्वेश्चंस सिनारियो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी डैक्स की कंसेप्ट जो है वो आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में डैक्स सीखना एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा टाइम जाएगा उसमें, उस परफेक्शन आने में आपको या समझने में, डैक्स एकदम से अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक डैक्स जो है, आप पहले बेसिक अंडरस्टैंड करो कि डैक्स क्या है, क्यों बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं, ये पहले सीखो। देन उसको इम्प्लीमेंट करना आपको ईजी जाएगा लॉजिक बनाने के लिए। हम बनाएंगे मल्टीपल डैक्स, हम अभी बनाने वाले हैं, तब आपको मोर वो हैंडी हो जाएगा थोड़ा डैक्स, या एकदम से नया नहीं लगेगा कि कुछ फंक्शंस हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस हम देखने वाले हैं डैक्स के अंदर के जो इम्पोर्टेंट है और रेगुलरली आप यूज़ करते हो, वो फंक्शंस हम लेने वाले हैं अभी पावर बीआई की इस इस जर्नी में। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डैक्स का। सो डैक्स के लिए रिगार्डिंग लेट्स से मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, open it। तो मेजर क्या है, मेजर हमने बनाया, वो मेजर समझ में आया हमने कैसे बनाया वो मेजर। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स फैक्ट के अंदर की ऑर्डर क्वांटिटी, हमने सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर का जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम था उसका समेशन दिया, उसका सम किया है। किस लिए सम किया है, हमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए थी। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैसे मिलेगी, ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम की सम अगर करेंगे तो मिलेगी, इसलिए हमने सम फंक्शन यूज किया। कौन से कॉलम को सम किया, सेल्स फैक्ट टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी, तब जाके हमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मिली है।
दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, सम फंक्शन इज द योर फर्स्ट फंक्शन इन डैक्स। आपने अभी जो फंक्शन सीखा वो सम फंक्शन है डैक्स के अंदर का। वैसे ही हम अलग अलग फंक्शन, जैसे सम है वैसे अलग अलग एग्रीगेशन फंक्शन है। आप सम कर सकते हो, आप एवरेज कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, आप मिनिमम निकाल सकते हो, आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये जितनी भी एग्रीगेशन फंक्शंस अवेलेबल है वो सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। डिवाइड हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। जैसे आप एक्सेल में यूज करते हो सेम वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैंने अगर सम फंक्शन यूज किया है, अगर मैं वहाँ पे एवरेज यूज करता तो वो क्या करता, उस कॉलम्स का एवरेज देता मुझे। अगर मैंने मिनिमम यूज किया होता तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर की सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे वो आउटपुट में देता। ठीक है, तो मेजर जो होते हैं, मेजर हमें ऑलवेज एक स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अभी स्केलर वैल्यू मतलब एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस यहाँ पे अगर मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर हमने बनाया, इस मेजर को अगर मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ड्रैग किया वाइट स्क्रीन के ऊपर, तो देखो ये मुझे एक डायरेक्ट फाइनल वैल्यू देगा 174808। ये मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर मेजर को किसी एक्सिस के साथ कंपेयर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कैटेगरी नेम के साथ उसको एनालाइज किया, तो उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड आंसर दिया कि एक्सेसरीज की फिर इतनी ऑर्डर क्वांटिटी है, क्लोथिंग की इतनी है, बाइक्स की इतनी। बट मैंने अगर उसको इंडिविजुअली स्क्रीन के ऊपर लिया तब उसने मुझे टोटल वैल्यू दी, एक सिंगल वैल्यू दी। सो मेजर हमें ऑलवेज एक सिंगल स्केलर वैल्यू देते हैं। लेकिन जब हम उनको किसी कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं या एनालाइज करते हैं, देन वो उस कैटेगरी के बेसिस पे खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमारी कैटेगरी एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड बाइक्स है, तो उस तीन कैटेगरी के लिए ऑर्डर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको रिजल्ट शो करेगी। एक्सेसरीज के लिए एक वैल्यू, क्लोथिंग के लिए एक वैल्यू, बाइक के लिए एक वैल्यू। ऐसे नहीं दिया उसने, एक्सेसरीज के लिए दो चार वैल्यू नहीं दी, क्लोथिंग के लिए दो तीन नहीं दी, एक ही वैल्यू दी है यहाँ पे एक्सेसरीज के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर हाँ सर जो हमें डेटा में वो न्यूमेरिक सम का ये दिखता है सिंबल, उसी हाँ, का हम मेजर कर सकते हैं ना? आप उसी का उन सी आप मेजर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम था, न्यूमेरिक कॉलम था, तो न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ही एग्रीगेशंस होगा ना। जैसे अगर आपको एवरेज निकालना है, लेट मी ओपन एक्सेल। अभी जैसे कि आपके पास ये एक कॉलम है जिसमें 1 to 7 से लेके नंबर है। ठीक है, तो आप इस कॉलम का, ये जो कॉलम है आपके पास 1 to 7 वाले जिसमें रिकॉर्ड्स है, तो आप इसका सम कर सकते हो, आप इसका एवरेज कर सकते हो, बराबर। लेकिन मेरे पास दूसरा कॉलम है, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर मैंने आपको बोला कि नहीं मुझे इस कॉलम का सम निकाल के दो, जिसमें ए बी ए बी ए बी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका सम क्या आएगा? आप एग्रीगेशंस जो होते हैं फंक्शंस, उसको न्यूमेरिक कॉलम पे यूज कर सकते हो, करेक्ट। यस आप टेक्स्ट कॉलम के ऊपर एग्रीगेशंस नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो लॉजिक बना रहे हो, जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, उसमें आपको टेक्स्ट चाहिए या न्यूमेरिक चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम डैक्स जो होता है, वो डैक्स या जो कैलकुलेशंस होता है वो न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर होता है, इसलिए हम न्यूमेरिक के सारे फंक्शंस या एग्रीगेशंस के फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन कई कई बार डैक्स हमें टेक्स्ट कॉलम के ऊपर भी हम कभी कभी यूज करते हैं, जिसमें टेक्स्ट फंक्शन यूज होता है। जैसे न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए न्यूमेरिक फंक्शन है या एग्रीगेटेड फंक्शन है, वैसे टेक्स्ट फंक्शन पे काम करने के लिए या टेक्स्ट कॉलम पे काम करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल में है, इसको मुझे अगर स्मॉल लेटर में करना है, इसे ये स्मॉल लेटर में करना है, तो पावर क्यूरी में तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। अपर केस लोअर केस का वहाँ पे फंक्शन है। तो सेम फंक्शन पावर बी आई के डैक्स में भी है, अपर एंड लोअर का फंक्शन होता है। तो अगर मैं अपर लिखूँ, अपर फंक्शन, एंड फिर वो मुझे बोलेगा कि हाँ कॉलम कौन सा है जिसको आपको करना है, तो मैं कॉलम बदलूंगा, ये कॉलम है।
तो आउटपुट में वो मुझे एक कॉलम देगा जिसमें लिखेगा कि ये जो ए है ये स्मॉल होगा, ये बी जो है ये स्मॉल बी होगा, ये अगेन ए स्मॉल ए होगा, ऐसे। तो मेजर्स में या डैक्स में दो पार्ट आते हैं, मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। मेजर्स तो हमने अभी देखा है इनिशियली, उसका कुछ इंट्रोडक्शन, थोड़ा उसके बारे में जानकारी, थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश की है। दूसरा एक पार्ट है कैलकुलेटेड कॉलम्स, जैसे पावर क्यूरी के अंदर अपन ने कॉलम्स बनाए थे ऐड कॉलम के सेक्शन में जाके, वैसे पावर बी या डेस्कटॉप के अंदर आप कॉलम बना सकते हो। जैसे कैलेंडर टेबल हमने वहाँ पे बनाया, मल्टीपल एक डेट के कॉलम के बेसिस में हमने मल्टीपल कॉलम्स वहाँ पे क्रिएट किए थे। तो सेम कैलेंडर हम डेक्स को यूज करके भी पावर बी या डेस्कटॉप में बना सकते हैं। जैसे वहाँ पे अपन आप ईयर का अगर आपको कॉलम बनाना था तो आप ऐड कॉलम के सेक्शन में जाके आपने ईयर का वो जो ऑप्शन था वो सेलेक्ट किया था। हमारे पास यहाँ पे ईयर का डायरेक्ट फंक्शन है, आप ईयर करके फंक्शन टाइप करो और उसके अंदर फिर कॉलम का नाम दे दो। जैसे वहाँ पे हमने जो डेट का कॉलम था वो सेलेक्ट किया था बिफोर क्रिएटिंग कैलकुलेटेड कॉलम, या कॉलम क्रिएट करने से पहले हमने ईयर का कॉलम सेलेक्ट या डेट का कॉलम सेलेक्ट किया था, देन ईयर का फंक्शन को क्लिक किया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, आप ईयर का फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हो ईयर, जैसे हमने सम लिखा तो ब्रैकेट में आपको वो पूछेगा कि कौन सा डेट का कॉलम है, तो उस कॉलम का नाम दे दो वहाँ पे। तो अगेन आपके पास एक नया कॉलम बन के आएगा जिसमें ईयर्स होंगे। तो जैसे फंक्शंस पावर क्यूरी के अंदर है वैसे फंक्शंस आप अचीव कर सकते हो यूजिंग डैक्स। लेकिन फिर आप ये कंफ्यूजन में रहोगे कि फिर डैक्स क्यों यूज़ करना है, अगर पावर क्यूरी हमारे पास है तो हम पावर क्यूरी का ही क्यों ना यूज़ करें, डैक्स की ज़रूरत क्या है। कोई कोई कैलकुलेशंस होता है जो पावर क्यूरी में करना दिक्कत होता है, क्योंकि पावर क्यूरी एम लैंग्वेज पे या एम क्यूरी पे काम करती है। आपको एम लैंग्वेज का या एम क्यूरी का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप सारे ऑपरेशंस जो डेक्स से पॉसिबल है वो कर सकते हो पावर क्यूरी के अंदर। लेकिन हम एक्सपर्टीज नहीं है, हम क्या करते हैं पावर क्यूरी के फंक्शंस यूज करते हैं, हम एम क्यूरी लैंग्वेज नहीं यूज करते। तो इसलिए हम क्या करते हैं डेक्स लैंग्वेज प्रेफर करते हैं यूज करना फॉर कैलकुलेशंस। अगेन दूसरी बात जो होती है, अभी हम इंपोर्ट मोड मतलब हम हमारे पास जो डेटा है पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जिसको हम पावर क्यूरी एडिटर पे देख सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं या लाइव कनेक्शन होते हैं वहाँ पे हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर का ऑप्शन नहीं होता है। पावर क्यूरी एडिटर आप ओपन नहीं कर सकते, आपको डेटा दिखता नहीं है। उस केस में फिर आपको डैक्स ही यूज करना पड़ता है फॉर परफॉर्मिंग सच ऑपरेशंस। अंडरस्टैंड हो रहा है? इसलिए डैक्स इंपॉर्टेंट है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप के डेटा के ऊपर आप परफॉर्मेंस या ऑपरेशंस कर रहे हो, वो न्यूमेरिक कॉलम से या टेक्स्ट कॉलम में, अकॉर्डिंगली फिर आपको फंक्शंस चूज करने पड़ते हैं। हमारे पास ऑनलाइन अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक साइट है डैक्स गाइड करके, अगर मैं यहाँ पे डालूँ डैक्स गाइड, इस डैक्स गाइड के अंदर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, ए टू जेड फंक्शन, जितने फंक्शंस पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए है वो सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस। इतने फंक्शन तो कई फंक्शन तो यूज़ भी नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने अभी जो फंक्शन यूज़ किया सम वाला तो वो भी यहाँ पे होगा। देखो ये सम फंक्शन है, इसको अगर मैंने क्लिक किया तो वो दिखाएगा सम। सम के फंक्शन के अंदर हमें कॉलम का नाम पास करना होता है, इसका सिंटैक्स बताएगा आपको, फिर उसके कुछ एग्जांपल बताएगा कि सम टेबल और कॉलम नेम, उसकी कुछ मेजर्स यहाँ पे उसने क्रिएट करके रखे हुए हैं एग्जांपल के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी जब से हम डैक्स शुरू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, या आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हर रोज जाके एटलीस्ट 5 डैक्स फंक्शन जो है उन 5 डैक्स फंक्शन को ओपन करो, उनको पढ़ो कि उस डैक्स में क्या इंफॉर्मेशन दी है। आज मत पढ़ो, जब हम डैक्स के लिए थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे, जब आपको डैक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम से पढ़ना शुरू करो फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस अगर पता हो तब आप लॉजिक लिख सकते हो, तब आप उसमें आंसर निकाल सकते हो। लेकिन फंक्शन ही पता नहीं आपको कि ये फंक्शंस यूज़ करने से क्या आउटपुट मिलता है, देन आप लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट डैक्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको काम थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट डैक्स है
10 15 20 जो भी डैक्स रहेंगे जो रेगुलरली यूज़ होते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, वो डैक्स हम कवर कर लेंगे। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी जब एक्चुअली आप काम करोगे। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं वो रेयरली यूज़ होते हैं, कभी कभी आपको यूज़ करने पड़ते हैं। उस टाइम पे आपको वो ऑप्शन पता हो, आपको एक बार आपने पढ़ा भी रहेगा वो ऑप्शन कहीं कहीं पे, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा कोई ऑप्शंस अवेलेबल है। देन आप गूगल वगैरह सर्च कर सकते हो, फिर उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सकते हो कि उसको उसको कैसे आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर पता ही नहीं है आपको क्या सर्च करना है, क्या टाइप करना है, या क्या आंसर लाना है, तो सर्च करना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़े रिसोर्सेस आपके पास हो, गूगल हो, सब हो, लेकिन उसमें सर्च क्या करना है ये अगर पता नहीं रहेगा तो लॉजिक बिल्डअप कैसे कर पाओगे, राइट। इसीलिए डैक्स को थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे थोड़ा आधा एक घंटा देखने का, उसमें क्या फंक्शंस दिए हुए हैं वो उस पर थोड़ा सा फोकस करने का। ठीक है, जब तक हम डैक्स पढ़ रहे हैं तब तक थोड़ा थोड़ा इसको देखना शुरू करो। जब हम डैक्स हम ख़त्म कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट डैक्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे, देन आप एक ऐसा रूटीन बना लो कि आप एटलीस्ट डेली 5 डैक्स यहाँ से देखोगे। महीने 1.5 महीने 2 महीने में आप सारे डैक्स कवर कर लोगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस रूटीन रखा तो ठीक है। कोई डैक्स समझ में नहीं आता, आप ऑनलाइन गूगल पे डायरेक्टली डाल सकते हो। गूगल पे सारे डैक्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप बस उस डैक्स फंक्शन को डालो, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह मिल जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो। अगर मैंने यूज़ किया होगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, अगर नहीं यूज़ किया हुआ है मैंने तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि क्या है एक्चुअली उस डैक्स फंक्शन में। ठीक है, ओके। आज यहीं पर रुकते हैं अपन। ठीक है, ज़्यादा हेवी नहीं लेंगे, थोड़ा सा डैक्स की शुरुआत है, रिपोर्ट्स की शुरुआत है। आज यहीं पे रुकेंगे थोड़ा सा। जो सम फंक्शन हमने आज एक डैक्स बनाया, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो उसको यूज़ क्रिएट करने के लिए वो फंक्शन। थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है उस जहाँ पे अपन टाइप करते हैं मेजर का नाम, इक्वल टू साइन देते हैं, देन फंक्शन लिखते हैं, तो एक बार खुद से वो एक मेजर बनाओ। देन वी मूव फर्दर कि अलग बाकी के मेजर्स कैसे बनाने हैं, कैसे उनको यूज़ करना है। ओके, ठीक है।